इस दुनिया में कई सारे ठग पैदा हुए और आगे भी होते रहेंगे। आपने ठगे आज़म हिंदुस्तान नटवर लाल के बारे में भी सुना होगा, जिसने ताजमहल से लेकर लाल किला तक सब कुछ बेच दिया था। लेकिन आज हम आपको जिस ठग की कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये इतना शातिर था कि ठगी में इसने नटवर लाल को भी पीछे छोड़ दिया। कहते हैं कि ठगी से इसने इतने पैसे कमाए कि इन पैसों से इसने एयरलाइंस कंपनी ही खोल दिया। ये ठगते ठगते इतना अमीर बन गया कि ज़रूरत पड़ने पर ये बड़े बड़े मंत्रियों को खरीद लेता था। एक दफ़ा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस ठग पर एक मुकदमा चल रहा था और जिस रोज़ मुकदमे की सुनवाई थी तो इसे बचाने के लिए अमेरिका जैसे देश में बड़े बड़े इन्वेस्टर तक अदालत में पहुंच गए। और अदालत के अंदर इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर खुद जज भी हैरान रह गया कि ये कौन बंदा है जिसकी सिफारिश के लिए इतने लोग आए हैं। ये कितना अमीर था, आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि इस ठग की 27 बीवियाँ थीं और इसने हर एक बीवी को अलग अलग फ्लैट खरीद कर दिया था। ये ठगी की बदौलत अपने देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बन गया। इसके अलावा ये ठग गरीबों की भी खूब मदद करता था। जो जिस ज़रूरत से इसके पास पहुंच जाता वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। इसने अपने देश और विदेश में सड़क किनारे बैठे हज़ारों बेघर और गरीब लोगों को घर दिया, कई सड़कें बनवाया। और इस ठग के नाम जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो है यूएई दुबई इस्लामिक बैंक से 24 करोड़ डॉलर की ठगी का। इस ठग ने महज 3 साल के अंदर दुबई इस्लामिक बैंक को 24 करोड़ डॉलर का चूना लगा दिया। लेकिन जिस तरीके से इसने ठगी की, इसके ठगने का तरीका आपको हैरान कर देगा। बेशक इस ठग ने अरबों रुपए चुराए, लेकिन इस चोरी के लिए न उसे सुरंग खोदने की ज़रूरत पड़ी और न ही बैंक का ताला तोड़ने की। और इस ठग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने के बावजूद भी वो कभी जेल नहीं गया। हालांकि एक दूसरे मामले में महज कुछ दिनों के लिए जेल गया था, लेकिन इस 24 करोड़ की ठगी के लिए न वो कभी गिरफ्तार हुआ और न ही कभी जेल गया और इसने एक आलीशान ज़िंदगी गुजारी। हालांकि इसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरनेशनल वारंट भी निकल चुका था। तो आखिर कौन था वो शातिर ठग जिसने काला जादू के नाम पे 3 साल तक दुबई इस्लामिक बैंक को लूटता रहा? आइए जानते हैं हैरान कर देने वाली इस दिलचस्प कहानी को आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 से। वेस्ट अफ्रीका के एक बहुत बड़े शहर माली में एक शख्स रहा करता था जो पेशे से एक बिजनेसमैन था। नाम था फुटांगा बबानी सिसोको। साल 1995 में फुटांगा बिजनेस वीज़ा पर यूएई की राजधानी दुबई पहुंचता है। ये वो दौर था जब दुनिया भर के लोग बिजनेस के इरादे से दुबई आते थे और यूएई सरकार भी बाहर से आए मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करती थी। यूएई सरकार चाहती थी कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर कारोबार करें ताकि उनका देश और तरक्की करे। तो फुटांगा भी कारोबार के इरादे से दुबई पहुंचता है, लेकिन दुबई पहुंचने के बाद यहाँ की लाइफ स्टाइल और बेहिसाब दौलत को देखकर उसका इरादा पूरी तरह बदल जाता है। फुटांगा सोचता है कि कहाँ इन कारोबार के चक्कर में पड़ूं। अगर जल्द अमीर बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब फुटांगा दुबई की बेहिसाब दौलत देखकर जल्द अमीर बनना चाहता था और उसने दिमाग दौड़ाना शुरू किया। और तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है। उन दिनों दुबई में एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम था दुबई इस्लामिक बैंक, और ये दुबई का सबसे बड़ा और एक प्राइवेट बैंक था। एक रोज़ फुटांगा सुबह सुबह इसी दुबई इस्लामिक बैंक में दाखिल होता है। बैंक में काम कर रहे तमाम स्टाफ अपने अपने काम में बिजी थे। फुटांगा एक काउंटर पे जाकर कहता है कि उसे बैंक के मैनेजर से मिलना है। बैंक स्टाफ मुलाकात की वजह पूछता है। फुटांगा कहता है कि वो बैंक मैनेजर को ही बताएगा। स्टाफ कहता है कि देखिए, जब तक आप मिलने की वजह नहीं बताएंगे आप उनसे मिल नहीं सकते। फुटांगा फिर वही बात दोहराता है कि मुलाकात की वजह वो मैनेजर साहब को ही बताएगा, किसी और को नहीं बता सकता। अब दुबई जैसे बैंक में मैनेजर का जॉब एक ख़ास ओहदा होता है, तो उनसे मुलाकात का समय भी फिक्स होता है, वो भी जब आपके पास मिलने की कोई वजह हो। तो स्टाफ फुटांगा से वजह पूछता रहा और फुटांगा अपनी ज़िद पे अड़ा रहा कि वजह बैंक मैनेजर को ही बताएगा। फुटांगा की जिद को देखते हुए बैंक स्टाफ ने मैनेजर को खबर भेजी, सारा मामला बताया कि एक शख्स आपसे मिलना चाहता है। खैर, बैंक मैनेजर ने आधे घंटे का समय लिया और फिर आधे घंटे बाद फुटांगा बैंक मैनेजर के कमरे में दाखिल होता है। फुटांगा बैंक मैनेजर से कहता है कि उसे कार लोन चाहिए। बैंक मैनेजर फुटांगा से ज़रूरी कागजात मांगता है, यानी लोन लेने वाला बंदा यूएई का ही रहने वाला हो या फिर दुबई में उसका कारोबार हो। यानी जिस आदमी को बैंक लोन देगी वो एक भरोसेमंद बंदा होना चाहिए ताकि कल के डेट में अगर वो लोन नहीं भरता तो उसे पकड़ा जा सके। अब चूंकि फुटांगा एक नया बंदा था, न वो इस शहर का रहने वाला था और न ही उसका कोई कारोबार था,
तो बैंक मैनेजर जिसका नाम अय्यूब था उसने फुटांगा को नया बंदा समझकर लोन देने से इनकार कर दिया। लेकिन फुटांगा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, पहुंचा हुआ फकीर था। उसने एक ऐसा दांव खेला जिससे बैंक मैनेजर फुटांगा को लोन देने पर मजबूर हो गया। फुटांगा ने मैनेजर अय्यूब से कहा कि मेरे अंदर एक ऐसी कला है जिसके बारे में अगर आप जान लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और महज कुछ दिनों के अंदर ही आपको अरबपति बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैनेजर अय्यूब ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। फुटांगा ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इसके लिए आज की शाम हम अपने बंगलों पर आपकी मेज़बानी करना चाहते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो शाम का डिनर हमारे दौलत खाने पर करें। फुटांगा की बातों ने अय्यूब को अजीब कशमकश में डाल दिया। मैनेजर अय्यूब हैरान था कि आखिर फुटांगा उसे कौन सा राज बताने वाला है जिसे जानकर वो कुछ ही दिनों में अरबपति बन जाएगा। वो अलग अलग ख्यालों में घूमने लगा और वो लोन जो कुछ देर पहले वो फुटांगा को देने से इनकार कर रहा था, उसने लोन पेपर पे साइन भी कर दिया। अब फुटांगा बैंक से बाहर निकल जाता है, फिर शाम होती है। इस राज को जानने के लिए मैनेजर अय्यूब का मन बेचैन हो रहा था। शाम को बैंक बंद होने के बाद अय्यूब फुटांगा द्वारा दिए गए पते पर उसके घर पहुंच जाता है। अय्यूब बेल बजाता है, फुटांगा दरवाज़ा खोलता है और फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब सबसे पहले फुटांगा मैनेजर अय्यूब के साथ खाना खाता है। फिर वो अय्यूब को एक कमरे में ले जाता है जो कमरा एकदम अंधेरा और धुएं से भरा था। हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी। मैनेजर अय्यूब देखता है कि वो रहस्यमयी कमरा जादू टोने वाली चीज़ों से भरी पड़ी है। कमरे की हालत देखकर अय्यूब को डर भी लग रहा था, मगर उसे राज भी जानना था, इसीलिए हिम्मत बनाए हुआ था। अब फुटांगा अय्यूब से कहता है कि वो एक जादूगर है, काला जादू में उसे महारत हासिल है। उसके पास एक जिन्नात भी है जिसके ज़रिए वो पैसों को डबल कर सकता है। पहले तो अय्यूब को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि फुटांगा उसको बेवकूफ़ बना रहा है। इसी दरमियान एक गर्जदार आवाज़ आती है। दरअसल मैनेजर अय्यूब जिस कमरे में था, ठीक उसके सामने वाले कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है और कमरे से एक आदमी तेज़ी के साथ बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि जिन्नात ने उस पर हमला कर दिया है। ये सब देखकर अय्यूब को भी यकीन होने लगता है कि शायद फुटांगा सच कह रहा है और उसके ऊपर जिन्नात का साया है। लेकिन कोई जिन्नात पैसे को डबल कर दे, इस बात पर अय्यूब को अब भी यकीन नहीं था। लेकिन ये जानने के लिए उसका मन बेचैन भी था कि क्या वाकई पैसे डबल हो सकते हैं। अब अय्यूब अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है जो उसकी जेब में पड़े थे और फुटांगा की तरफ बढ़ा देता है। फुटांगा उन पैसों को उसी कमरे के बीचों बीच रखे एक टेबल पर डाल देता है। फुटांगा उस टेबल के सामने बैठ जाता है। अब फुटांगा मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। फुटांगा एक तरफ मंत्र पढ़ रहा था तो दूसरी तरफ टेबल के बगल में जल रही आग में कुछ फेंक भी रहा था और अय्यूब चुपचाप खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। मैनेजर अय्यूब देखता है कि फुटांगा लगातार मंत्र पढ़ रहा है और बीच बीच में हंसने भी लगता है। तभी कमरे में एकदम से डरावनी और खौफनाक आवाज़ों का आना शुरू हो जाता है। कमरे की लाइट भी चली जाती है। ये सारी चीज़ें देखकर अय्यूब बहुत ज़्यादा डर जाता है। फुटांगा कहता है कि डरो नहीं, ये जिन्नात की आवाज़ है। अय्यूब कहता है कि नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद कमरे में लाइट भी आ जाती है और आवाज़ों का आना भी बंद हो जाता है। फुटांगा दरवाजे से ही अय्यूब को अंदर आने के लिए इशारा देता है। अय्यूब जब अंदर आता है तो देखता है कमरे में रखा टेबल पैसों से भर चुका है। फुटांगा कहता है कि ये रहे आपके डबल पैसे, जितना आपने दिया था उसका डबल हो चुका है। जब अय्यूब गिनती करता है तो पैसा सच में डबल हो चुका था। अब अय्यूब को भी यकीन हो चुका था कि फुटांगा सच में एक जादूगर है जो पैसे डबल कर सकता है और इस तरह वो बहुत जल्द अमीर बन सकता है। और फिर अय्यूब इन तमाम पैसों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कहते हैं कि फुटांगा ने जो पैसे डबल किए थे वो 1 लाख दिरहम थे। अय्यूब इस बात से खुश था कि इस जादुई चिराग की मदद से उसे अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता, और फुटांगा इस बात से खुश था कि शिकार पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका है। दरअसल उस समय अफ्रीका में इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ठगी करना आम सी बात थी। अफ्रीका के लोग काला जादू के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठगी करते थे। लेकिन अय्यूब को इस स्कैम के बारे में कुछ नहीं पता, और इस कहानी में असल ट्विस्ट तब आता है जब मैनेजर अय्यूब दुबई इस्लामिक बैंक में फुटांगा के लिए एक अकाउंट खोलता है और फिर उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना शुरू करता है। शुरू में अय्यूब ने फुटांगा के अकाउंट में छोटे मोटे अमाउंट ट्रांसफ़र किए, जिसे फुटांगा डबल करके अय्यूब को ट्रांसफ़र कर दिया करता था। अब अय्यूब को भी पूरी तरह यकीन हो गया कि फुटांगा सच कह रहा है। सच में वो काला जादू के दम पर पैसों को डबल कर देता है। फिर क्या?
अय्यूब ने सोचा कब तक बच्चों की तरह चिल्लर चिल्लर खेलते रहे, कुछ बड़ा खेला जाए। और फिर उसने फुटांगा के अकाउंट में बड़े बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र करने शुरू किए। अब जैसे फुटांगा के अकाउंट में बड़े अमाउंट आना शुरू हुए, फुटांगा ने अय्यूब को पैसे भेजना बंद कर दिया। जब कुछ दिनों तक पैसे डबल होकर अय्यूब को वापस नहीं मिले तो अय्यूब ने फुटांगा से वजह पूछी। फुटांगा ने कहा, भाई क्या तुमको मेरी महारत पे शक है? अय्यूब ने कहा, नहीं, वो पैसे वापस नहीं मिले इसलिए पूछ लिया। फुटांगा ने सफाई देते हुए कहा कि पहले अमाउंट छोटे होते थे इसीलिए डबल भी जल्दी हो जाते थे। अब चूंकि अमाउंट बड़ा होता है तो उसे डबल होने में भी टाइम तो लगेगा ही। अय्यूब ने कहा, कोई बात नहीं, आप आराम से डबल करो, हम पैसे भेजते रहेंगे। अय्यूब फुटांगा के जाल में पूरी तरह फंस चुका था और कहते हैं कि 1995 से 1998 तक इन 3 सालों में मैनेजर अय्यूब ने फुटांगा के खाते में 242 मिलियन यानी 24 करोड़ डॉलर ट्रांसफ़र कर दिए। अब सवाल ये है कि जब मैनेजर अय्यूब को डबल किए हुए पैसे वापस नहीं मिल रहे थे तो फिर क्यों मैनेजर अय्यूब फुटांगा के खाते में एक के बाद एक ट्रांसफ़र करता जा रहा था? तो इसकी सबसे पहली वजह थी लालच। मैनेजर अय्यूब को लग रहा था कि पैसे आज न कल वापस ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कब? 3 साल का समय कोई कम नहीं होता, इंतज़ार की भी एक हद होती है। कोई आदमी इतना भी पागल नहीं जो बिना किसी फ़ायदे के किसी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करता रहे। तो शुरू में मैनेजर अय्यूब को पैसे डबल होकर वापस मिलने का पूरा यकीन था, लेकिन जब कुछ ट्रांसफ़र के बाद उसे पैसे नहीं मिले तो अय्यूब को भी लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन सवाल ये है कि जब अय्यूब को शक हो गया कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, बावजूद इसके उसने पैसे ट्रांसफ़र करने बंद क्यों नहीं किए? तो इसकी असल वजह कभी सामने नहीं आई, लेकिन लोगों ने इस सिलसिले में अपनी राय ज़रूर दी। कुछ लोगों का मानना था कि फुटांगा सच में एक जादूगर था जिसने काला जादू के दम पर मैनेजर अय्यूब को अपने कब्जे में कर लिया था और मैनेजर अय्यूब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत है और क्या सही। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना था कि मैनेजर अय्यूब फुटांगा से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अय्यूब को लग रहा था कि फुटांगा काला जादू जानता है, तो अगर वो पैसे ट्रांसफ़र करना बंद कर दे तो फुटांगा उसे या उसके परिवार को नुकसान न पहुंचाए। तीसरी वजह यह बताई जाती है कि चूंकि अय्यूब जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था वो बैंक का था और मैनेजर अय्यूब चोरी चुपके इसे ट्रांसफ़र कर रहा था, तो फुटांगा ने उसे धमकाना शुरू किया कि चुपचाप पैसे भेजते रहो वरना हम तुम्हारा भांडा फोड़ देंगे और फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इसके अलावा एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब मैनेजर अय्यूब चोरी चुपके दुबई इस्लामिक बैंक से इतने बड़े बड़े अमाउंट 3 साल तक फुटांगा के खाते में ट्रांसफ़र करता रहा तो बैंक वालों को पता क्यों नहीं चला? इसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि चूंकि ये 95-96 का दौर था तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, लेकिन ये थियोरी किसी एंगल से सही नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैनेजर अय्यूब ने कोई छोटा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया था, बल्कि 3 साल के लंबे अरसे में उसने 24 करोड़ डॉलर ट्रांसफ़र कर दिए और 24 करोड़ डॉलर यानी आज के हिसाब से 2000 करोड़ रुपए। खैर, मैनेजर अय्यूब एक के बाद एक अमाउंट ट्रांसफ़र करता रहा और इधर फुटांगा दुबई से अपने गांव डाबिया पहुंच जाता है। डाबिया एक ऐसा गांव था जहां के रहने वाले लोग बहुत गरीब थे, खाने को तरस रहे थे। डाबिया पहुंचने के बाद फुटांगा ने कुछ ऐसा काम किया जिससे गांव के लोगों की हालत सुधरने लगी। फुटांगा ने सबसे पहले अपने गांव के रहने वाले उन गरीब लोगों के लिए घर बनाया जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, पीने के लिए पानी का इंतज़ाम किया, कई सड़कें बनवाया, जिससे ये हुआ कि गरीब लोगों के दिल में फुटांगा के लिए काफ़ी इज्जत बढ़ गई और लोग उसे एक मसीहा के तौर पर जानने लगे। फुटांगा का बचपन से ही एक सपना था कि उसका अपना एयरलाइंस कंपनी हो। जब पैसे बेशुमार हुए तो उसने एयरलाइंस कंपनी खोलने के लिए 2 सेकेंड हैंड पैसेंजर प्लेन भी खरीद लिए जिसमें 180 पैसेंजर बैठ सकते थे और उसने अपनी एयरलाइंस कंपनी का नाम अपने गांव के नाम पे रखा यानी एयर डाबिया। हालांकि उसे एयरलाइंस कंपनी खोलने से कोई खास फायदा नहीं हुआ। दरअसल उसके प्लेन के लिए कोई पैसेंजर ही नहीं मिलता था और प्लेन एयरपोर्ट पे ही खड़ा रहता था। लेकिन फुटांगा के पास ऑलरेडी बेशुमार दौलत थे, तो एयरलाइंस फेल हो जाने के बाद भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। खैर, फुटांगा अपने गांव डाबिया में 2-3 महीने गुजारने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचता है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो सबसे पहले न्यूयॉर्क के सिटी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है। चूंकि फुटांगा दुबई से वापस आ चुका था तो उसे डर इस बात का लग रहा था कि कहीं मैनेजर अय्यूब उसके दुबई इस्लामिक बैंक वाले अकाउंट को बंद या फ्रीज न कर दे, तो उसने न्यूयॉर्क के सिटी बैंक में अपना खाता खुलवा लिया ताकि दुबई इस्लामिक बैंक वाले खाते में पड़े तमाम पैसे धीरे धीरे सिटी बैंक वाले खाते में ट्रांसफ़र करा ले।
लेकिन चूंकि ये ट्रांसफ़र कोई छोटे मोटे अमाउंट का नहीं था, तो इतने बड़े अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो सिटी बैंक में काम करता हो। फुटांगा ने यहाँ भी अपना दिमाग लगाया। उसने सिटी बैंक में काम कर रही एक लड़की को अपने जाल में फंसाया और आनन फानन में उससे शादी भी कर लिया। हालांकि उस लड़की को अच्छी तरह पता था कि फुटांगा की और भी बीवियां हैं जो उसके गांव डाबिया में रहती हैं। बावजूद इसके वो लड़की शादी के लिए राजी हो गई और इस रजामंदी की असल वजह थी फुटांगा की बेशुमार दौलत। अब धीरे धीरे फुटांगा की वाइफ ने दुबई वाले खाते से न्यूयॉर्क वाले खाते में पैसे ट्रांसफ़र करना शुरू किया। इसके अलावा फुटांगा ने सिटी बैंक वाला खाता मैनेजर अय्यूब को भी दे दिया कि अब जो पैसे तुम भेजोगे इस खाते में भेजोगे। कहते हैं कि मैनेजर अय्यूब ने सिटी बैंक वाले खाते में भी 100 मिलियन यानी 10 करोड़ डॉलर ट्रांसफ़र कर दिए और फुटांगा ने अपनी वाइफ को, जो सिटी बैंक की एम्प्लॉय थी, इस काम के बदले 5 लाख डॉलर इनाम के तौर पे दिया। अब फुटांगा ने इरादा किया कि वो यूएस मिलिट्री के 2 बड़े हेलीकॉप्टर खरीदेगा। कहते हैं कि ये एक ख़ास किस्म का हेलीकॉप्टर था जिसका साइज़ बहुत बड़ा था। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए फुटांगा ने एक एप्लीकेशन लिखा, लेकिन उसके इस रिक्वेस्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया। यूएस मिलिट्री हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कई शर्तें थी। यूएस मिलिट्री को फुटांगा पे शक हुआ कि कहीं वो हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल न करे। हालांकि फुटांगा यूएस मिलिट्री की हेलीकॉप्टर इसलिए खरीदना चाहता था कि वो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अपने गांव में एयर एम्बुलेंस के तौर पे करेगा। जब फुटांगा की रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई तो फुटांगा ने अपने एक आदमी के जरिए यूएस मिलिट्री को 30,000 डॉलर रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन ये रिश्वत देना फुटांगा को बहुत भारी पड़ गया। यूएस मिलिट्री ने उसकी शिकायत अपने सीनियर ऑफिसर से कर दी और फिर इस रिश्वत देने के जुर्म में फुटांगा के खिलाफ वारंट जारी हो गई और उसे चारों तरफ ढूंढा जाने लगा। इत्तेफाक से फुटांगा उस समय स्विट्ज़रलैंड में था। फिर उसके खिलाफ इंटरनेशनल वारंट जारी कर दिया गया। इंटरपोल को खबर दी गई और फुटांगा को स्विट्ज़रलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों तक स्विट्ज़रलैंड में रहने के बाद उसे मियामी लाया गया। अदालत में मुकदमा चला। फुटांगा चाहता था कि किसी तरह उसे बेल मिल जाए। अब जिस रोज़ इस केस की सुनवाई थी, फुटांगा अपनी बेशुमार की दौलत पर अमेरिका के बड़े बड़े लीडर और पॉलिटिशियन को लेकर कोर्ट पहुंचा। इतने बड़े बड़े लोगों को कोर्ट में देखकर जज भी हैरान रह गया। फुटांगा इन लोगों को महंगे महंगे तोहफे दिया करता था और यही वजह थी जो ये पॉलिटिशियन फुटांगा के फेवर में कोर्ट पहुंचे थे। खैर, अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। इन बड़े बड़े लीडरों ने भी फुटांगा के हक में गवाही दी कि फुटांगा एक नेक और शरीफ आदमी है, वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। और फुटांगा का जो वकील था उसने फुटांगा से पहले ही कह दिया था कि आप अपना जुर्म कबूल नहीं करना, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन फुटांगा ने बड़ी अदालत में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। जज साहब ने फुटांगा से पूछा कि क्या आपने यूएस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश की और न मिलने पर 30,000 डॉलर का रिश्वत भी दिया? फुटांगा ने भरी अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ जज साहब, हेलीकॉप्टर न मिलने पर हमने इल्लीगल तरीके से रिश्वत देने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। यानी मैं इन हेलीकॉप्टर को गलत काम के लिए नहीं खरीद रहा था, बल्कि एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। हाँ, मेरा तरीका गलत था। जब फुटांगा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो फुटांगा के वकील से लेकर कोर्ट में आए पॉलिटिशियन भी हैरान रह गए कि आखिर फुटांगा का मकसद क्या है, उसने अपना जुर्म कबूल क्यों किया। खैर, जुर्म कबूल करने के बाद अदालत ने फुटांगा को 43 दिन की जेल और 2.5 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया। अब सवाल यह है कि फुटांगा ने अपना जुर्म कबूल क्यों कर लिया? तो इस जुर्म कबूल करने के पीछे भी एक राज था। दरअसल फुटांगा एक शातिर शख्स था। उसने सोचा अगर वो जुर्म कबूल नहीं करता तो उसके पिछले तमाम रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे और हो सकता है दुबई इस्लामिक बैंक से जो उसने पैसे ठगे थे वो राज भी खुल जाए, तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस ठगी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। और इसीलिए फुटांगा ने जानबूझकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब फुटांगा अपनी सज़ा काटने के लिए जेल चला गया। 43 दिन की सज़ा मिली थी, मगर सिर्फ 22 दिन बाद ही वो रिहा भी हो गया, जिसके बाद उसने मियामी में एक आलीशान ज़िंदगी गुजारना शुरू किया। उसने मियामी में ही एक के बाद एक महिलाओं से शादी करना शुरू किया और अमेरिका में करीब उसने 10 महिलाओं से शादी किया। वैसे फुटांगा की कुल 27 बीवियाँ थी। उसने हर एक बीवी के लिए अलग अलग फ्लैट खरीदा था। उधर मैनेजर अय्यूब अब भी पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन जब काफ़ी दिनों तक अय्यूब को पैसे वापस नहीं मिले तो अब उसे शक हुआ कि वो किसी जाल में फंस चुका है। मैनेजर अय्यूब ने ये बात अपने एक दोस्त को बताई कि एक फुटांगा नामी आदमी के जाल में वो फंस चुका है और अभी तक वो बेशुमार पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर चुका है।
अब हुआ ये कि साल 1998 तक अय्यूब 24 करोड़ डॉलर ट्रांसफ़र कर चुका था, तो बैंक में कैश की दिक्कत होने लगी, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि पैसे कहाँ गए। साल 1998 में इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट को बुलाया गया दुबई इस्लामिक बैंक के हिसाब किताब को चेक करने के लिए। इंग्लैंड से आए अकाउंटेंट ने जब चेक किया तो पता चला पिछले 3 साल से एक ही अकाउंट पर करोड़ों डॉलर ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब जब लोगों को ये बात पता चली कि बैंक का कैश खत्म हो चुका है, तो लोगों ने दुबई इस्लामिक बैंक के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरे दुबई में हंगामा शुरू हो गया और फिर मैनेजर अय्यूब के दोस्त ने इस नाजुक सूरत हाल को देखते हुए वो राज उगल दिया कि ये सारा किया धरा मैनेजर अय्यूब का है। अब मैनेजर अय्यूब से पूछताछ हुई, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब उससे पूछा गया कि तुमने कितने पैसे भेजे, तो चूंकि अमाउंट इतना बड़ा था कि ज़बान से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसने एक कागज़ पर लिख कर दिया। जब लोगों ने उस कागज़ पर लिखे अमाउंट को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कागज़ पे लिखा अमाउंट 890 मिलियन दिरहम यानी 240 मिलियन डॉलर था। अब मैनेजर अय्यूब के खिलाफ मुकदमा चला और उसे दुबई की कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई। इसके अलावा फुटांगा को भी ठगी के जुर्म में 3 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जब मैनेजर अय्यूब से पैसे ट्रांसफ़र करने की वजह पूछी गई और जब उसने कहा कि वो काला जादू के झांसे में आ गया था, तो कोर्ट ने सबसे पहले ये ऑर्डर दिया कि इसे किसी साइकेट्रिस्ट से दिखाओ। अब यूएई की सरकारी बैंक सामने आई और धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों से कहा कि आप लोग घबराएं नहीं, सभी के पैसे सेफ और सुरक्षित हैं और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। हालांकि कुछ मदद यूएई सरकार ने की, वरना सारी भरपाई दुबई इस्लामिक बैंक ने ही की, जिसकी वजह से दुबई इस्लामिक बैंक को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। उधर फुटांगा के खिलाफ इंटरनेशनल वारंट जारी हो गया। जब फुटांगा को इस वारंट के बारे में पता चला तो उसने तुरंत मियामी छोड़ अपने शहर माली पहुंच गया। फुटांगा ने यहाँ भी गेम खेला, यानी फुटांगा के खिलाफ इंटरनेशनल वारंट होने के बावजूद भी कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता था और इसकी वजह थी उसके देश अफ्रीका के साथ किसी भी देश की ट्रीटी, यानी एक देश के अपराधी को दूसरे देश में सौंपने का जो समझौता होता है, वो समझौता अफ्रीका का किसी भी देश के साथ था ही नहीं। और यहीं से फुटांगा अपने शहर माली में एक कैद की ज़िंदगी गुजारने लगा, जिसके बाद फिर वो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में घूमना चाहता था, लेकिन इंटरनेशनल वारंट होने की वजह से उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई और 1998 के बाद से उसने अपनी बची हुई तमाम उम्र माली में ही गुजार दिया। हालांकि उसके पास अब भी इतने पैसे थे जिससे वो एक आलीशान ज़िंदगी जी रहा था। जिसके बाद उसने पॉलिटिक्स में कदम रखा और 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना, क्योंकि उसके शहर में उसकी रॉबिन हुड वाली छवि पहले से थी। 2018 में एक बीबीसी का रिपोर्टर फुटांगा का इंटरव्यू लेने के लिए किसी तरह माली पहुंच गया। फुटांगा की ज़िंदगी का ये पहला और आखिरी इंटरव्यू था। फुटांगा ने इस इंटरव्यू के दौरान कई खुलासे किए। उसने कहा कि एक वक्त था जब उसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसने इन तमाम पैसों को उड़ा दिया। जब रिपोर्टर ने दुबई इस्लामिक बैंक से किए गए फ्रॉड और काला जादू के बारे में सवाल किया कि क्या सच में आप पैसे डबल कर देते हैं, तो फुटांगा जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं पैसे डबल कर देता तो फिर मुझे बैंक लूटने की क्या ज़रूरत थी, और फिर मैनेजर अय्यूब से मैं बस कार लोन के लिए मिला था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बैंक के पैसे कहाँ गायब हो गए, इस सवाल का जवाब बैंक अधिकारी देंगे, हम नहीं। जैसे जैसे वक्त बीता फुटांगा की दौलत कम होती गई, साथ ही उसकी शोहरत भी कम होने लगी। लेकिन एक बात तो है, फुटांगा ने इतनी बड़ी ठगी की, लेकिन इस ठगी के लिए वो एक दिन भी जेल नहीं गया। हाँ, रिश्वत देने के जुर्म में उसने 22 दिन जेल में ज़रूर गुजारे और फिर 2021 में फुटांगा की मौत हो गई। उधर फुटांगा की वाइफ, जिसने सिटी बैंक वाले खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने में उसकी मदद की थी, उसे भी जेल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन इस कहानी में एक चीज़ हमेशा अनसुलझी पहेली ही रही कि आखिर मोहम्मद अय्यूब फुटांगा के खाते में एक के बाद एक ट्रांसफ़र क्यों करता रहा। तो दोस्तों, ये थी फुटांगा बबानी सिसोको और उसके ठगी की पूरी कहानी। उम्मीद है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।